नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे इम्यून सिस्टम का अगला टॉपिक जिसका नाम है एंटीजन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एंटीजन क्या है, एंटीजन की खोज किसने किया था, एंटीजन जो शब्द है उसका लिटरल मीनिंग क्या है, एंटीजन के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, एंटीजन और एंटीजेनिसिटी क्या है, इम्यूनोजेनिसिटी क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करते हैं, और एक टॉपिक है इपीटोप। इतने सारे पॉइंट को आज हम लोग एक एक करके आज के वीडियो में जो कि जानेंगे। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, एंटीजन का मीनिंग यही है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो यूजुअली क्या हो, फॉरेन हो हमारे शरीर के लिए, और वह इम्यून सिस्टम या इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट से बाइंड करने की या रिएक्ट करने की या उससे कंबाइन होने की क्षमता रखता हो, तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, बैक्टीरिया, वायरसेज, एल्गी, फंजाई, डस्ट पार्टिकल हो गया, तमाम सारे ड्रग्स हैं जो कि, और इसके साथ साथ ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के बाहर का हो, जैसे नॉन सेल्फ हो, तो ऐसे किसी भी पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। अब प्रश्न आता है कि एंटीजन शब्द का लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एंटीजन जो शब्द है, एंटीजन, वह ग्रीक भाषा का शब्द है। एंटी और जेन, एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट और जेन का मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। तो मीनिंग क्या आ गया कि एंटीजन ऐसा जो पदार्थ है या कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिएक्ट करके और उसको एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसे किसी भी पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। ठीक। अब एक दो टर्म होता है, एंटीजन और इम्यूनोजन। देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, अगर हम लोग जब सिंपली एंटीजन के बारे में पूछा जाए, एंटीजन का अगर मतलब जिक्र करना हमें, तब सिंपली हम यही बताएंगे, ऐसा कोई फॉरेन सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम से कंबाइंड होता है और उसको इंड्यूस करता है या एक्टिवेट करता है, उसको हम एंटीजन बोलेंगे। लेकिन जब एक साथ पूछा जाए एंटीजन और इम्यूनोजन क्या है, तब हम थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे कि एंटीजन का मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ या फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम से कंबाइन करने की क्षमता या कैपेसिटी रखता है, और इम्यूनोजन ऐसा कोई पदार्थ या सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने की क्षमता रखता है। दोनों में देखिए अंतर ये है कि एंटीजन जो है वह जब हमारे इम्यून सिस्टम से कंबाइंड होता है तो वह हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए प्रेरित भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस को जो सिर्फ इम्यून सिस्टम से कंबाइंड होने की, बाइंड करने की क्षमता रखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। और इम्यूनोजन का मीनिंग क्या हो गया, ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर दे, प्रेरित कर दे एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोजन बोलेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन बट ऑल एंटीजन आर नॉट इम्यूनोजन। मतलब जितने भी इम्यूनोजन हैं उनके अंदर एंटीजन की कैपेसिटी होगी या एंटीजन हैं, लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं हो सकते, क्योंकि सभी एंटीजन जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। देखिए, वर्ड एंटीजन क्या है, वह डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंटी, अगेंस्ट, और जन मतलब जो कि प्रोड्यूसर या फॉर्मेशन, मीनिंग कि एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। मीनिंग एंटीजन क्या हो गया, एंटीजन कोई भी पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए क्या करे, प्रेरित करे।
टर्म एंटीजन वाज कॉइन्ड बाय हंगेरियन साइंटिस्ट एल डिट्रे इन 1899। एक हंगरी के साइंटिस्ट थे एल डिट्रे, इन्होंने 1899 में सबसे पहले एंटीजन शब्द का उपयोग किया था या दिया था। एनी फॉरेन सब्सटेंसेस दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हम सिंपली जब एंटीजन केवल कोई हमसे पूछे, हम लोगों को एंटीजन के बारे में बताना हो, तब हम वहाँ पे ये चीज़ बताएंगे कि एंटीजन ऐसा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, या एंटीबॉडी फॉर्मेशन कैपेसिटी, जैसा यहाँ पे टर्म लिटरल मीनिंग के आधार पे बताया गया। लेकिन एंटीजन और इम्यूनोजन जब एक साथ पूछा जाए तब हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट यहाँ करेंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट मीनिंग इसका ये है कि एंटीजन मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम से बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि इम्यूनोजन ऐसा कोई मतलब फॉरेन सब्सटेंस या कोई एंटीजन जो हमारे इम्यून सिस्टम से बाइंड तो करे ही और उसको इंड्यूस भी कर दे एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? इम्यूनोजन बोलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में बैक्टीरियल वायरल सेल कंपोनेंट हो गया, पॉलन है, टॉक्सिन्स है, लिपिड है, प्रोटीन है, ड्रग्स है, केमिकल, डस्ट, इट मतलब ऐसा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या नॉन सेल्फ, ठीक है, उसको हम लोग सबको क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म ये कई बार पूछा गया, एंटीजन, एंटीजेनिसिटी क्या होता है, और इम्यूनोजन और इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है। देखिए एंटीजन का मीनिंग यही बताया गया, ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम से, इम्यून कंपोनेंट से बाइंड करने की क्षमता रखता है, तो उसको हम एंटीजन बोलेंगे। और एंटीजन की इसी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे? एंटीजेनिसिटी बोलेंगे। लिखा गया यहाँ पे ना कि एनी सब्सटेंसेस दैट बाइंड टू इम्यून कंपोनेंट द एबिलिटी, ठीक है, आप जो है कि एंटीजन टू बाइंड इम्यून कंपोनेंट, मतलब किसी भी एंटीजन की वह कैपेसिटी या क्षमता जिसके द्वारा वह किसी एंटीजन से बाइंड करने में सक्षम होता है, तो इसी प्रॉपर्टी को, एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीजेनिसिटी बोलेंगे। फिर है इम्यूनोजन या इम्यूनोजेनिसिटी। तो इम्यूनोजन का मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर दे, एक्टिवेट कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम इम्यूनोजन बोलेंगे। और इम्यूनोजन की यह प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इम्यूनोजेनिसिटी बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं, जो अभी बताया गया कि ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन बट ऑल एंटीजन आर नॉट इम्यूनोजन। मीनिंग क्या गया कि जितने भी इम्यूनोजन हैं उनके अंदर एंटीजन की प्रॉपर्टी जो पाई जाती है, लेकिन सभी एंटीजन के अंदर इम्यूनोजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अभी बताया गया, फिर से एक लाइन में एकदम सिंपल टर्म देख लीजिए कि इम्यूनोजन का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए प्रेरित कर दे, एक्टिवेट कर दे या सक्रिय कर दे। और एंटीजन का मतलब हो गया कि ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम से बाइंड करने की कैपेसिटी रखता हो सिर्फ। तो मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी अगर इम्यूनोजन है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर एंटीजन की प्रॉपर्टी होगी, तभी वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है। और जबकि अगर कोई एंटीजन है तो उसके अंदर इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट एपिटोप। तो स्पेसिफिक रीजन ऑफ एंटीजन दैट रिकॉग्नाइज एंड बाउंड बाय एंटीबॉडी, मतलब एपिटोप क्या है? तो एपिटोप एंटीजन का वह भाग है, वह रीजन है जो या जिसके द्वारा उसको कोई एंटीबॉडी पहचानता है और उससे जो कि जुड़ता है। एपिटोप का मतलब क्या हो गया? एपिटोप एंटीजन का वह छोटा सा स्मॉल एरिया है जिसको कोई भी एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करके उससे जुड़ता है, उससे बॉन्ड बनाता है। अब देखिए सिंपल टर्म से, जब कोई बी सेल और टी सेल फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन से इंटरेक्ट होती हैं तो कैसे इसका डिफ्रेंशिएशन होता है? तो क्या है कि जब कोई बी सेल है किसी एंटीजन से इंटरेक्ट होती है तो बी सेल जो होती है जनरली दो प्रकार की सेल में बढ़ जाती है, इफेक्टर बी सेल और मेमोरी बी सेल। देखिए मेमोरी बी सेल जो होती हैं वह क्या होती हैं कि वह लंबे समय तक परसिस्ट रहती हैं, बनी रहती हैं। और मेमोरी सेल का जैसे नाम से स्पष्ट है
कि जो एंटीजन रहता है, एंटीजन के बारे में तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का काम करती हैं, क्योंकि वही एंटीजन अगर नेक्स्ट टाइम अटैक अगर करता है तो इसी मेमोरी सेल के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू जो पहले से एंटीबॉडी बन के तैयार है वो तुरंत जा करके उसको जो कि ख़त्म कर देती है। तो मेमोरी सेल का काम क्या होता है कि एंटीजन के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना नेक्स्ट टाइम के लिए। और जो इफेक्टर बी सेल है, इनसे जो प्लाज्मा सेल बनती है, तो प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो प्लाज्मा सेल जो बी सेल से बनती है, इस प्लाज्मा सेल के अंदर प्रति सेकेंड कुछ 100 से लेकर के कुछ हज़ार एंटीबॉडी फॉर्मेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। अब देखिए, जब कोई टी सेल है, टी सेल किसी एंटीजन से जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट होती है तो इफेक्टर टी सेल और मेमोरी टी सेल में बदल जाएगी। अब मेमोरी टी सेल का सेम वही काम, मेमोरी टी सेल काम क्या होता है, उस एंटीजन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि आसानी से हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉल करके उसको सेकेंड टाइम पहचान ले। और जो इफेक्टर टी सेल हैं, इफेक्टर टी सेल 2 सेल में चेंज होती हैं, टीएच सेल और टीसी सेल। टीएच मतलब टी हेल्पर सेल और टीसी मतलब टी साइटोटॉक्सिक सेल। अब देखिए, इसमें सबसे खतरनाक जो सेल्स हैं वह तो टीसी हैं, लेकिन यह टीसी सेल तभी एक्टिवेट होगी जब इसको टी हेल्पर सेल इसको एक्टिवेट करेगी। तो इसीलिए आप लोग मतलब सुना होगा कि जो एड्स वायरस होता है, HIV जो मतलब वायरस होता है, HIV वायरस क्या करता है, टी सेल को ही क्या करता, सबसे पहले मारता, क्योंकि जब टी सेल हमारी ख़त्म हो जाएगी तो टीसी सेल हमारी इसके एब्सेंस में एक्टिव या एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। और कहीं कहीं किताबों में टी सेल को ही जो है कि T4 सेल भी लिखा हुआ है कि HIV वायरस किस सेल को डैमेज करता, तो कहीं कहीं T4 सेल लिखा। तो इसका देखिए कारण है कि जो TH सेल है, एक कई बार पूछा गया कि TC सेल और TH सेल को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो TH और TC, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल के सरफेस पर एक विशेष प्रकार की स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती है और उसी प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर उसको हम पहचानते हैं। तो उसी प्रोटीन को हम बोलते हैं CD4 और CD8, मतलब क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन 4 एक प्रोटीन है और 4 उसका क्रमांक है। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 TH सेल की सरफेस पाई जाती हैं और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जो होती हैं वह TC सेल के सरफेस पे जो है कि पाई जाती हैं। तो इस आधार पर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और TH सेल को हम लोग T4 सेल के नाम से और TC सेल को T8 के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, अब जो टीसी सेल होती है, जब एक बार टीएच सेल इसको एक्टिवेट कर देती है तो टीसी सेल क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के साइटोकाइंस और साइटोटॉक्सिक फैक्टर को रिलीज करती हैं और जिससे केमिकल जाकर क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो जो इम्यूनिटी, एक बात ध्यान दें, जो इम्यूनिटी बी सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इम्यूनिटी टी सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है, मतलब एंटीबॉडी बना के मारना, इसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और जो इम्यूनिटी टीसी सेल के द्वारा, मतलब जो केमिकल के द्वारा उसको मतलब डिग्रेड करते हैं एंटीजन को, उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। तो कई बार पूछा गया है कि बी सेल और टी सेल का जो इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, तो बी सेल जो इम्यूनिटी परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और टी सेल को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जैसे अभी बताया गया कि कोई भी मतलब पदार्थ है जो जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी चीज़ जो बाहरी है जो हमारे शरीर में आता है और एंटीजन की तरह वर्क कर रहा, फॉरेन की तरफ पहचाना जाता है, तो उसके नेचर के आधार पर उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी का तक घटता और बढ़ता है। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या है, जो कोई भी पदार्थ जितना ज़्यादा इम्यूनोजेन होगा उतना तेज़ी से हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ देखिए बताया गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल है अगर उसका नेचर क्या है, प्रोटीन है, तो सबसे ताकतवर इम्यूनोजेनिक होगा, मतलब सबसे तेज वह इम्यून सिस्टम को हमारे एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी प्रोटीन की तुलना में कम होगी, लिपिड है तो उससे कार्बोहाइड्रेट से कम होगी, और न्यूक्लिक एसिड है तो और कम होगा। यहाँ लिखा गया ना कि डिक्रीजिंग इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब अगर फॉरेन पार्टिकल का नेचर या एंटीजन का नेचर अगर प्रोटीन है
तो सबसे पोटेंट इम्यूनोजेन होगा, मतलब बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी फार्मेशन के लिए। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से वीक है, और लिपिड कार्बोहाइड्रेट से वीक है, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, लिपिड से वीक है। तो मीनिंग क्या हो गया कि प्रोटीन सबसे पोटेंट इम्यूनोजेन है और न्यूक्लिक एसिड सबसे वीक इम्यूनोजेन है, या नेचर उसका है उसके आधार पर। अब लास्ट हेडिंग इसका है कि फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इम्यूनोजेनिसिटी को प्रभावित करते हैं, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल का ऐसा कौन कौन सा गुण या प्रॉपर्टी है जो उसको स्ट्रांग इम्यूनोजेनिक या वीक इम्यूनोजेनिक बनाता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, फॉरेननेस, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है, जो एंटीजन है, अगर उसके अंदर जितने ज़्यादा फॉरेननेस, जितने ज़्यादा बाहरीपन होगा, मतलब वह ऐसा कोई कंपोनेंट है जो हमारे सेल से या उसके कंपोनेंट से बिल्कुल दूर दूर तक मैच नहीं खाता, जितने ज़्यादा उसके अंदर फॉरेननेस होगा, बाहरीपन होगा, वो उतना ताकतवर या उतना तगड़ा क्या होगा, इम्यूनोजेन होगा। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है उसके अंदर फॉरेननेस जितना कम होगा, मतलब वो हमारे शरीर के कंपोनेंट से जितना ज़्यादा मैच खाएगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम सेल को ये लगता है कि हमारे शरीर का कोई पार्ट है या कोई सेल है, तो इसलिए वो उसके खिलाफ उतने दमदारी से वर्क नहीं करती है। तो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है और वो जितने ज़्यादा फॉरेननेस होगा, बाहरीपन उसके अंदर गुण होगा, उतना ताकतवर जो कि वह इम्यूनोजेन होगा। दूसरा है मॉलिक्यूलर साइज, मतलब जो एंटीजन होते हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज भी मतलब एक बात को कंफर्म करता है कि उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी का गुण ज़्यादा होगा कि कम होगा। ये देखा गया है, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 10,000 डाल्टन से अगर कम है तो बहुत वीक इम्यूनोजेनिक होता है। मतलब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटीजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम है तो बहुत वीक इम्यूनोजेनिक होगा, और उसी का अगर मॉलिक्यूलर वेट हम 10,000 से अधिक कर दें तो उसके अंदर इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी अधिक होती है। और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल का मॉलिक्यूलर जो वेट है वो अगर 1,00,000 डाल्टन से अधिक है तो बहुत तगड़ा वह इम्यूनोजेनिक होता है। और अगला है केमिकल कंपोजिशन, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल है वह जितने डिफरेंट अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा तो उसके अंदर उतना ज़्यादा इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी होगा। ऐसे ना समझ में आए तो जैसे सिंपल सा है, जैसे अगर हम लोग मान लें कि ए और बी, ए क्या है, ए अलग अलग क्या है, एंटीजन है। अब ए जो है वह 10 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है, अब बी क्या है 5 अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बना है। तो मीनिंग क्या हो गया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ए की क्या है, ए का कंपोजिशन क्या है, ज़्यादा है, और बी का कंपोजिशन क्या है, कम है। तो ए जो होगा वह ज़्यादा ताकतवर इम्यूनोजेन है बी के तुलना में। तो वही लिखा गया केमिकल कंपोजिशन का मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ है एंटीजन जो या जिसका केमिकल कंपोजिशन जितना ज़्यादा होगा, वह जितने ज़्यादा जटिल या कॉम्प्लेक्स होगा अपने मतलब जो कि स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो वो उतना ताकतवर या उतना तगड़ा इम्यूनोजेन होगा, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी वह वीक इम्यूनोजेनिक होता जाएगा। और अगला पॉइंट है केमिकल कंपोजिशन से ही जो कि रिलेटेड है जो कि कॉम्प्लेक्सिटी। तो सेम वही है कि जैसे जैसे एंटीजन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी का गुण बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी घटती जाती है उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी का गुण क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग एक लाइन में अगर समराइज करना हो 1 मिनट में, तो एंटीजन क्या है, तो सिंपल बताएंगे, ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की कैपेसिटी रखता है या एंटीबॉडी फार्मेशन के लिए विवश करता है, उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। एंटीजन को अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो कोई भी चीज़ है, प्रोटीन हो गया, विटामिन से, कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के बाहर का हो या फॉरेन हो या किसी प्लांट से डेराइव्ड एनिमल से है या वायरसेस से है, तो जनरली क्या है कि वह जो है कि उसका नेचर एंटीजन के रूप में आएगा। इसके बाद अगर हम लोग इस पर एंटीजन और इम्यूनोजन की बात करें तो एंटीजन अगर एक साथ पूछा जाएगा तो एंटीजन मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम से कंबाइंड होने की या बाइंड करने की क्षमता रखेगा, तो उसको हम लोग इम्यूनोजेन और प्रोसेस उसको हम लोग एंटीजन, फिर से देखिएगा इस पॉइंट को, एंटीजन का मतलब ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम से बाइंड करने की क्षमता रखता है, तो उसको हम एंटीजन बोलेंगे और ये प्रक्रिया एंटीजेनिसिटी कहलाएगी।
इम्यूनोजेन का मतलब ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, इंड्यूस कर दे एंटीबॉडी फार्मेशन के लिए, तो उसको हम इम्यूनोजेन और ये प्रोसेस इम्यूनोजेनिसिटी कहलाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो कि यहाँ पे इसके अलग अलग जो कि टाइप बताया गया। हाँ, इपीटोप भी कई बार पूछा गया है। तो इपीटोप मतलब क्या हो गया? एंटीजन का वह छोटा सा एरिया या भाग जहाँ पर या जिसको कोई भी एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करके उससे जो कि जुड़ता है। अब ऐसे बी सेल टी सेल है, तो जब बी सेल किसी नए एंटीजन से या फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन से इंटरेक्ट होती है तो इफेक्टर बी सेल और जो कि मेमोरी बी सेल में बदलती है। मेमोरी बी सेल का काम क्या होता है? जो जेन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना, ताकि नेक्स्ट टाइम वो रिकॉल करके तेज़ी से मतलब फीडबैक या उसका जो अटैक सेकेंड टाइम अटैक ज़्यादा फास्टर हो। और जो इफेक्टर बी सेल होती हैं उनसे प्लाज्मा बी सेल का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा बी सेल से एंटीबॉडी बनती है। प्लाज्मा बी सेल के द्वारा जो है कि एक्टिव प्लाज्मा बी सेल होती है वो प्रति सेकंड कुछ सौ से लेकर कुछ हज़ार एंटीबॉडी फॉर्मेशन की क्षमता रखती है। और जो इम्यूनिटी बी सेल की तरफ परफॉर्म होती है उसको हम लोग जो कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। टी सेल जो है, तो टी सेल जब किसी एंटीजन से इंटरेक्ट होती है तो इफेक्टर टी सेल और जो मेमोरी टी सेल में बदलेगी। मेमोरी सेल का सेम वही काम है, एंटीजन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना, स्टोर करके, और ये परसिस्ट रहती हैं ताकि जब नेक्स्ट टाइम वही सेम एंटीजन अटैक करे तो उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग रिकॉल करके तुरंत हम ज़्यादा ताकतवर ढंग से उसको मतलब जो कि उस एक्ट को कम करें या मिनिमाइज करें। और जो इफेक्टर जो टी सेल हैं ये दो सेल में बदलती हैं, टीएच और टीसी में। टीएच मतलब टी हेल्पर सेल, इस पर एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती है जिसके आधार पर इसको हम पहचानते हैं, उसको हम बोलते हैं CD4 मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोटीन 4। और जो सी सेल होती हैं मतलब सी मतलब साइटोटॉक्सिक, उसके ऊपर CD8 प्रोटीन होती है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 8, उसके आधार पर उसको हम पहचानते हैं। और जो टीसी सेल होती हैं वही आगे चल कर के डिफरेंट प्रकार के केमिकल का फॉर्मेशन करती हैं एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जो इम्यूनिटी टीसी सेल की तरफ परफॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो को आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिए, बिल्कुल समझ में आएगा और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर करिए और चैनल को भी हमारे अवश्य रूप से जो है कि जो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।